गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। चलिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रूटरी सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो प्लीज अपनी नोटबुक पास में रखिएगा, पेन पास में रखिएगा और इसे नोट डाउन करते चलिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपका डिस्कस करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ गिने चुने ऑब्जेक्टिव आते हैं इस चैप्टर से। ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं ये समझिए कि बार बार वही रिपीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही है इसमें हम आपको मास्टर नहीं बनाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम बायोलॉजी में मास्टर बन जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा पीएससी, इवन यूपीएससी, इवन जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें जो जनरल बायोलॉजी का सिलेबस है मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा कुछ आपका कवर हो सके। इसीलिए थोड़ा सा मैं डीप में भी जाऊंगा, थोड़ा सरफेशियल वे में बताऊंगा। यानी जिस टॉपिक को मैं सरफेशियल वे में बता रहा हूं आप समझिए कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में उतना ही है। जिसमें थोड़ा सा डीप जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा हायर एग्जाम्स के लिए, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं डीप में जाता हूं। तो कोशिश करिए कि सारी चीजें समझ में आपके आ जाए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज मुझे कमेंट किया करिए, ठीक है। प्लीज अपने डाउट्स रखा करिए। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे यूट्यूब में वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। बट प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए कि कोई टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या क्या इंप्रूवमेंट मैं और करूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। मैं ये चीज आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में पढ़िए। अगर बायोलॉजी की और वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें देखिए, ठीक। और एक प्रॉपर वे में अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, ठीक है। नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करिए, बट प्लीज इसे शेयर करिए ताकि जो एक YouTube फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी हो सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि मुझसे इतने लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे और अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए ओवरऑल जो भी है ना, ये तो थोड़ा सा था कि आप वीडियो अच्छे से देखें। आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना है। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है ये आपको हिंदी बुक्स में उत्सर्जन तंत्र के नाम से मिलेगा। उत्सर्जन तंत्र के नाम से मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन तंत्र या स्क्रूटरी सिस्टम, सबसे पहले मुझे इसकी परिभाषा आपको समझानी पड़ेगी, या दिमाग में बना के रखिए कि इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है और बहुत ही प्रॉपर वे में इसको डिफाइन किया जा सकता है। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल बनेंगे, बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे जो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, और एक सिस्टम होगा बॉडी में जो इन हार्मफुल एलिमेंट्स को बाहर निकालेगा, ठीक। और जो सिस्टम इन हार्मफुल एलिमेंट्स को बॉडी से बाहर निकालेगा उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, स्क्रूटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो आई होप आपके दिमाग में बहुत ही प्रॉपर वे में ये बात बन गई होगी कि जो सिस्टम बॉडी से विषैले पदार्थों को या टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालता है उसी को हम क्या कहेंगे, स्क्रूटरी सिस्टम, ठीक है। आप चलिए समझ लेते हैं कि वो टॉक्सिक एलिमेंट होते कौन कौन से हैं। ये टॉक्सिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे ये आपको समझना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना और इसे याद रखना, ठीक है। तो टॉक्सिक एलिमेंट में सबसे पहला आपका आता है यूरिया, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड आता है यूरिक एसिड, फोर्थ वन आएगा अमोनिया,
ठीक, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक, और यहां पे आप CO2 भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसे मेनी मोर होते हैं, अदर आप कर सकते हैं। बट ये चार आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत ही प्रॉपर वे में आपको याद करना है। देखिए यहां पे कीटोन भी होता है, एल्ब्यूमिन भी होता है, वो असामान्य परिस्थिति में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कीटोन भी होगा, एल्ब्यूमिन भी होगा, बट वो असमान परिस्थितियों में होगा, ठीक है। बट अगर सामान्य स्थिति की बात करें, जनरल अगर सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में ये चार आपके अवशिष्ट पदार्थ होंगे, चार टॉक्सिक एलिमेंट होंगे। अगर ये चार टॉक्सिक एलिमेंट आपके बॉडी में इंक्रीज कर गए या बढ़ गए तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा सिस्टम है इन चारों टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। तो आई होप बहुत ही प्रॉपर वे में इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लास को क्लास की तरह लीजिए, ठीक है, सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए, कुछ भी आपसे ना छूटे, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहां पे ये एक क्या है, सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, तो चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। बहुत ही प्रॉपर वे में आप लोग सीख रहे हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो देखिए जब हम लोग ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्किन को लेते हैं, स्किन यानी त्वचा, ठीक। दूसरे नंबर पे आपका आएगा लंग, लंग्स यानी फेफड़ा। तीसरे नंबर पे आप ले लीजिए क्या, लीवर यानी यकृत, ठीक। चौथे नंबर पे ले लीजिए आप क्या, किडनी यानी ब्रिक। ध्यान रखिएगा ये चार ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। चार ऐसे हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। कुछ किताबों में आपका एक पांचवा में भी दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत कैसे काम करती है, किसके लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, या कैसे उत्सर्जन तंत्र में या उत्सर्जन के क्रिया में, है ना, किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करिए कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं। अब देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किडनी। हम लोग किडनी को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से किडनी को समझेंगे। इनको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्वचा को, स्किन को, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे त्वचा आपके पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक। आप ये भी कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट ऑर्गन या द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये सबसे बड़ा अंग है आपके शरीर का, ठीक। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्या, स्किन, पूरे शरीर में फैला हुआ है। आप देखिए इसमें क्या होता है, स्वेद ग्रंथियां होती हैं। हिंदी में अगर आप कहें तो क्या होती हैं, स्वेद ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथि, ठीक। आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेट, स्वेटिंग, पसीना,
ठीक है, स्वेट ग्लैंड, स्वेटिंग यानी पसीना, ठीक। तो इसमें स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं और इन स्वेटिंग ग्लैंड से क्या होता है, स्वेटिंग बाहर आती है, पसीना बाहर आता है और उस पसीने के माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से त्वचा क्या करती है, आपके शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक। हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेसिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं लंग की, ठीक, तो यहां पे आपको समझना है कि लंग क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी में CO2 बनती है। जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, श्वसन की प्रक्रिया होगी, ठीक, तो वहां पे क्या बनेगी, CO2 बनेगी और CO2 एक टॉक्सिक एलिमेंट है, आपने देख लिया पहले ही। तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए कौन हेल्प करेगा, लंग हेल्प करेगा। लंग क्या करेगा, बॉडी से CO2 को बाहर निकाल देगा। बहुत ही अच्छे से समझिएगा प्लीज, बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो है वो क्या है, लीवर। मैं यहां पे इनको आसान भाषा में आपको बता रहा हूं ताकि समझ सके। यहां पे क्या है, लीवर। अब लीवर क्या करता है, देखिए हमारे बॉडी में जब लिविंग प्रोसेस होती है या आप कहें कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं और यहां पे एक एलिमेंट बनता है क्या, NH3, अमोनिया। अब ये अमोनिया को किस में बदलेगा, यूरिया में बदल देगा। ये यूरियम बदल देगा। अगर इसका फॉर्मूला आप देखना चाहें तो NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपको ये नोट डाउन करना है कि जो लीवर होगा, जो यकृत होगा, वो क्या करेगा, लीवर NH3 को NH2CO NH2 में बदल देगा। सिंपल सा याद रखिए, अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। आपने शुरू में ही अमोनिया पढ़ लिया है कि अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया में बदल देगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे हम लोग समझ लेते हैं क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से काम करती है, ठीक। तो ध्यान रखिए, जब आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ये किसका एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। और ध्यान रखिएगा, ये जब पानी को अवशोषित करती है तो साथ ही साथ टॉक्सिक एलिमेंट भी इससे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं ब्लड में और ब्लड से कहां पहुंचते हैं, किडनी में, और किडनी से क्या हो जाते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए आप लोगों ने 4 अंगों को पढ़ लिया, स्किन, लंग, ठीक, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे ये सारे ऑर्गन्स क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये क्या करते हैं, बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, ठीक। बहुत सारे आपको फैक्ट भी मिले। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्वेटिंग ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, ठीक। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में या श्वसन की प्रक्रिया में बनी CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है, उसके साथ टॉक्सिक एलिमेंट को भी अब्सॉर्ब करके और किडनी तक पहुंचाते हैं, है ना। आप किडनी तक ये नहीं पहुंचाएगी, बेसिकली ये ब्लड में छोड़ देगी और ब्लड क्या करेगा, उसे किडनी तक पहुंचाएगा। आई होप ये हाफ ऑफ द चैप्टर था, ठीक। और इतना अगर आपके समझ में आ गया तो अब केवल किडनी बची हुई है और किडनी मेजर ऑर्गन है, इसीलिए हम उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग किडनी देखते हैं।
तो जब बात करते हैं किडनी की, तो किडनी स्क्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है, प्रमुख अंग है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, यहां पे मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बना रखा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और यहां पे कुछ फैक्ट आपको नोट डाउन करना है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर वे में लाइन से ऐसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा प्लीज, इसको समझिएगा। देखिए ये जो किडनी होती है ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा, यानी आपके पेट में स्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट आप याद रखिएगा ये वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुकी दंड जो होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित रहती है, यानी एक किडनी इधर एक किडनी इधर, क्योंकि ये किस में होती है? जोड़ों में होती है ना, मतलब जोड़े में होती है, पेयर में होती है। तो जब हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी जोड़े में पाई जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी के में स्थित होगी, यानी उदर गुहा में स्थित होगी। यानी ये कैसा अंग होगा? उदरी अंग होगा। ठीक है, दूसरी बात ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ स्थित होगी। तीसरी बात यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे तीसरी बात आपको क्या नोट डाउन करना है कि ये जो किडनी है, किडनी के चारों तरफ पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ये तीन फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किडनी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है, किडनी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ सिचुएटेड होती है, इसमें पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। प्लीज हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइएगा, मैं दोनों टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बायोलॉजी ना तो इंग्लिश के बिना चल सकती, और जो इंग्लिश से नहीं पढ़े हैं उनका हिंदी के बिना काम नहीं चल सकता। तो मैं दोनों फैक्ट आपको बताता हूं। ठीक, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन किडनी के चारों तरफ क्या होती है जिससे ये क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। आप देखिए यहां पे मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं। ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, यानी ये धमनी है, ये सिरा है, यहां से ब्लड आएगा और ब्लड क्या होगा? ब्लड पहुंच जाएगा किसमें? किडनी में। ठीक है, अब किडनी में यहां से फिल्टर होगा, मैं ओवरऑल आपको दे रहा हूं, किडनी में यहां से फिल्टर होगा, और किडनी में फिल्टर होने के बाद ये देखिए ये यूरेटर है, ये यूरेटर के माध्यम से कहां तक पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी मूत्राशय में पहुंचेगा। ये यहां से होते होते जो भी फिल्टर हुआ है वो यहां से होते होते मूत्राशय में पहुंचेगा, और फिर ये यूरेथ्रा के द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये आपका ओवरऑल डायग्राम था। इसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसका हम इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम बताएंगे कि इसका क्या काम होता है, कैसे। यहां पे केवल इतना समझ लीजिए। ठीक, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम एक किडनी के एक पार्ट को यहां पे लाते हैं, किडनी के एक पार्ट को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी किडनी होगी ये बीन शेप होती है, ये बीन शेप होगी। ठीक, बीन शेप में आप देखते हैं इसके दो पार्ट होंगे, ये एक इंटरनल पार्ट होगा और ये एक एक्सटर्नल पार्ट होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स, और इस अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? मेडुला। ठीक, तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक, अगर हम बात करें इसके मेजरमेंट की, तो 4 to 5 इंच। ठीक, ये क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 4 to 5 इंच। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, 4 to 5 इंच क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ब्रेड्थ की, तो 2 इंच इसकी ब्रेड्थ होगी।
ठीक है, चौड़ाई और 1.5 इंच इसकी क्या होगी, मोटाई होगी। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एवरेज में आपको बता रहा हूं, ये सारा कुछ क्या है, एवरेज में है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहां पे देखिएगा, ये लगभग 140 ग्राम 140 ग्राम के लगभग इसका क्या होता है, वेट होता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 140 ग्राम 140 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि किडनी आखिर काम कैसे करती है। किडनी के विषय में इतने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसके फंक्शन को समझेंगे। तो फंक्शन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा नेफ्रॉन। हम लोगों को समझना पड़ेगा नेफ्रॉन के बारे में। ठीक, नेफ्रॉन के बारे में। तो आप चलिए यहां पे आप लोगों को कुछ फैक्ट लिखने हैं। सबसे पहले लिखिएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बुक में कंट्रोवर्सी है इनके नंबर को लेके, सारे नंबर हम लोग इनको काउंट भी नहीं कर सकते। फिर भी देखिए जो ऑथेंटिक बुक है वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है 10 मिलियन नेफ्रॉन, ये नंबर है। 10 मिलियन नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक किडनी बनाते हैं। ये एक ऑथेंटिक नंबर है 10 मिलियन। वैसे 1,30,00,000 भी कहीं पे लिखा है तो वो 13 मिलियन हो जाएगा। बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 10 मिलियन जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिलके किडनी बनाते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक किडनी को यहां से उठाएं, ये एक किडनी को हम लोग यहां से उठाएं तो ये किससे मिलके बने होंगे, नेफ्रॉन से मिलके बने होंगे। और नेफ्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, एक ओवरऑल किडनी बनाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, आप चलिए यहां पे नेफ्रॉन के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ खास पॉइंट पढ़ते हैं। तो जब हम नेफ्रॉन के लिए आगे बढ़ते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देखेंगे और साथ साथ इसका फंक्शन भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन कुछ ऐसे होता है, मैं एक नेफ्रॉन यहां पे दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये नेफ्रॉन कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे ये बोमन्स कैप्सूल कहलाएगा। ये मैं कुछ खास अंगों के विषय में आपको बता रहा हूं। ये नेफ्रॉन मैंने बनाया, यहां पे ये बोमन्स कैप्सूल होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट होगी और ये क्या होगा, ये यही होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहां पे देखिए हमने किडनी का एक नेफ्रॉन लिया है और उसको कहां से कनेक्ट कर दिया है, यूरिनरी ब्लैडर से। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है ना, किस तरह से फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। ठीक, और इसके काम का, इसका ये जो काम होता है, ये जो फंक्शन होता है किडनी में, तो किडनी के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र जनन की प्रक्रिया, मूत्र जनन की प्रक्रिया। अब ये कैसे होती है इसको समझ लीजिए। देखिए ये दो में होगी, ठीक है, ये दो में होगी। पहला होगा क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और दूसरा क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और दूसरा क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हिंदी में निस्यंदन बोलते हैं और रीएब्जॉर्प्शन का होता है पुनः अवशोषण। ठीक, अब देखिए ये सारी चीज कहां पे हो रही है, नेफ्रॉन में हो रही है। नेफ्रॉन इन द सेंस कहां, किडनी में हो रही है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए क्या होगा, यहां से ब्लड वेसल्स यहां पे अंदर आएंगे, ये ब्लड वेसल्स अंदर आई और यहां से बाहर निकल गई। यानी जो रक्त की नलिकाएं हैं वो कहां आएंगी, बोमन्स कैप्सूल में आएंगी, बोमन्स कैप्सूल में आएंगे। इसको बोमन संपुट कहते हैं हिंदी में, और इसको क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये यूरिनरी ब्लडर है। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। तो क्या होगा, ये ब्लड लेके यहां पे आएंगी, ये ब्लड लेके यहां पे पहुंचेंगी। अब यहां पे ये ऐसे कुंडलित क्यों हो गई, ताकि यहां पे ब्लड कुछ देर तक रुक सके। ठीक है, तो ब्लड यहां पे लेके पहुंची। अब क्या होगा, ब्लड में जितने भी मटेरियल होंगे, कौन सा टॉक्सिक मटेरियल होगा, वो यहां से एब्जॉर्ब होके नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो यहां तक की प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, बहुत ही प्रॉपर वे में समझिएगा। ये क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अब देखिए क्या होगा, यहां पे जब अवशिष्ट पदार्थ नीचे जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सारे अवशिष्ट पदार्थ ही हो, टॉक्सिक मटेरियल भी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट यहां से क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में यहां आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पे क्या होगी, ब्लड कैपिलरी लगी रहेगी, ब्लड कैपिलरी यहां पे भी लगी रहेगी। सॉरी, यहां पे हम क्या लिख देते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक, यहां पे ब्लड वेसल्स लगी होंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां आके कलेक्ट हुई हैं वो फिर से क्या हो जाएंगी, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, फिर से ब्लड में पहुंच जाएंगी। और यहां पे जो प्रोसेस हो रही है इसे हम कहेंगे क्या, रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि शरीर कोई भी अच्छी चीज बाहर नहीं निकालेगा, अगर ऐसी अच्छी चीजों को बाहर निकालता गया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपके शरीर में उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन करना बहुत जरूरी है। अब जो चीज बची रहेगी, जो चीज बची रहेगी वो क्या होगी, अवशिष्ट होगी, बेकार की चीजें होंगी, वो कहां पहुंच जाएंगी, यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगी। अब ये था एक नेफ्रॉन, ऐसे ही 10 मिलियन नेफ्रॉन, ऐसे ही 10 मिलियन नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनाएंगे और सारे नेफ्रॉन मिलके ऐसे ही काम करेंगे और काम कर करके टॉक्सिक मटेरियल को यहां पे पहुंचाएंगे और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता। चलिए तो लास्ट में कुछ वन लाइनर समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर हम बात करें किडनी के फंक्शन की, तो किडनी का जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर अमाउंट को सर्टेन कंडीशन में बनाए रखना, और इसका जो सेकंड फंक्शन होगा वो क्या होगा कि इन सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन ये दो बेसिक फंक्शन होते हैं किडनी के, ध्यान रखिएगा, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन। अब अगर हम बात करें तो किडनी 24 आवर में कितनी यूरिन बनाती है अगर पूछ लिया गया तो 1.45 लीटर। ध्यान रखिएगा, पर डे 1.45 लीटर पर डे क्या करती है किडनी
यूरिन बनाती है। ध्यान रखिएगा, इतना यूरिन बनाने के लिए किडनी को 180 लीटर ब्लड को क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें यूरिन की, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूरिन का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप लोग पीएच याद रखिएगा। इसका पीएच कितना है, 6, ठीक है, पीएच इसका 6 होता है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वाटर जो होगा वो 95% होगा, यूरिया जो होगा वो 2.7% होगा, यूरिक एसिड जो होगा वो 0.3% होगा और मिनरल्स जो होगा वो 2% होगा। ये ओवरऑल आपका कंपोजिशन है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। आगे देखिए, यूरिन का जो कलर होता है वो स्लाइटली येलो होता है, यानी हल्का पीला, हल्का पीला होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा ये यूरोक्रोम की वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि ये यूरोक्रोम क्या होता है, तो यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन का डिजेनरेटेड फॉर्म होता है, यानी हीमोग्लोबिन जब नष्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसी की वजह से यूरिन का जो कलर है वो स्लाइटली येलो होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कभी मान लीजिए आपके किडनी का फंक्शन रुक जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा सा कम होने लगता है, तो उस समय डाईयूरेटिक्स दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डाईयूरेटिक्स क्या करते हैं। डाईयूरेटिक्स, ठीक, ये मेडिसिन होती हैं, डाईयूरेटिक्स क्या करती हैं, तो डाईयूरेटिक्स क्या करेंगी, किडनी के फंक्शन को बढ़ा देंगी, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कई बार टर्म आपसे पूछा गया कि डायलिसिस क्या है, इसे हिंदी में अपोहन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मे भी शायद है ना, हिंदी थोड़ा शब्द इसका ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, डायलिसिस के थ्रू अगर मान लीजिए किडनी खराब हो गई है या किडनी काम नहीं कर रही है अच्छे से, है ना, किडनी आपके शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है अगर उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उस टाइम पे एक्सटर्नल वे में क्या किया जाता है, ये प्रक्रिया की जाती है जिससे आपके शरीर से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उन अवशिष्ट पदार्थों को किडनी से मतलब अपोहन के थ्रू या डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाला जा सके। तो आपको यहां पे इतना ध्यान रखना है कि डायलिसिस का जो मतलब होता है, डायलिसिस का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि किडनी के काम को हम एक्सटर्नल वे में करें, यानी बाहरी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम किडनी का फंक्शन करें और बॉडी से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालें। तो आई होप ये पूरा ओवरऑल आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट था। आई नो दैट कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आपको थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ना, तो 2 बार में इसको देखिए और प्लीज प्रॉपर वे में नोट डाउन करिए, अपनी नोट्स बनाइए, है ना, ताकि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यूअस हो सके और एक रिदम में हो सके। ध्यान रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ाई आपको करनी ही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से करिए ताकि आपकी स्टडी बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, अपने आप को घर पे रखिए, है ना, पेंडेमिक से बचा के रखिए और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि थोड़ी सी यूट्यूब फैमिली बढ़े, है ना, हमसे कनेक्ट हो लोग और हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हम और अच्छा करने की कोशिश करें। वैसे मैं हमेशा अपना अच्छा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बट फिर भी अगर कोई इंप्रूवमेंट हो, है ना, अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। मेरे फेसबुक आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, अमितेश सोनी रीवा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाके भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई
कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई नया टॉपिक हो या अगर कोई स्पेशल टॉपिक हो जो जिसे आपको समझना है, ठीक है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर प्लीज इस पे वीडियो बनाएं। ठीक है, ये टोटली मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा इसको सीरियस वे में लीजिए और प्लीज अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, स्ट्रांग करिए। ठीक है, चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।